हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करा था। शून्य कोटि की अभिक्रिया को हमने डिटेल में बात करी थी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की हमने समाकलित वेग समीकरण की बात करी, कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे और हमने ग्राफ के बारे में भी सीखा था। हालांकि मैंने एक वीडियो भी डाली है ग्राफ से रिलेटेड, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हाँ, वो वीडियो भी इसी से कहीं ना कहीं क्या करेंगे, मेल खाएगी, क्योंकि हम ग्राफ सीखने वाले हैं। तो ग्राफ इस चैप्टर के अंदर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैं इस वीडियो का लिंक, जो ग्राफ वाली वीडियो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। खैर, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, तो मैं कहूंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोर्ड से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, कंपटीशन लेवल पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से नीट हो, जेईई मेंस हो बेटा, बोर्ड हो या केमिस्ट्री जहां आती हो, और ये चैप्टर जहां आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, ये लेक्चर होने वाला है। और ध्यान रखना बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम हर एक बात को डिटेल में सीखेंगे। तो इस चैप्टर के 2 मिनट भी अगर आपने वेस्ट करे तो बहुत हानिकारक हो सकते हैं आपके लिए। खैर, ये लेक्चर फर्स्ट है बेटा, यानी कि पार्ट फर्स्ट है इसका। हम पार्ट सेकंड के अंदर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जिसमें कुछ नीट क्वेश्चन, जेईई मेंस क्वेश्चन डालेंगे, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे। एनसीईआरटी तो हम कराते हैं, आप जानते हो कि एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस ले ही रहे हैं। तो देखते हैं इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए देखते हैं बेटा इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे हम सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में भी एक 4 नंबर में पूछी गई है। और इसका जो हमारे पास वेग इक्वेशन आने वाली है, उसके तो बस पूछो ही ना कि कंपटीशन में, जेईई मेंस में, नीट में कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से क्लियर हो। और हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर कोई अभिक्रिया गैसीय अवस्था में, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण क्या होगी, वो भी देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण की बात करेंगे। हम लक्षण की बारे में बात करेंगे, लक्षण से भी बेटा एमसीक्यू बनता है, तो इसलिए लक्षण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। अर्धायुकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, यहां से एमसीक्यू आता है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं न्यूमेरिकल्स इस रिलेशन पे, तो ये भी देखेंगे। और हम क्या देखने वाले हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ भी देखेंगे। हालांकि हम ग्राफ इन टॉपिकों से लेते चलेंगे, लेकिन लास्ट में सारे ग्राफ को एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर कितनी सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर के, इस लेक्चर के अंदर बेटा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए हम पार्ट सेकंड बनाएंगे। ये चैप्टर तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होने वाला है, इक्वेशंस निकालेंगे, हम समाकलित समीकरण निकालने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, लक्षण की बात करेंगे, अर्धायुकाल की बात करेंगे और ग्राफ की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का बेटा। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए, नोट करना है, हेडिंग डालनी है, नोट्स अच्छे से बनाने, तभी आप परफेक्ट बनोगे केमिस्ट्री के अंदर। हम एक एक चीज आपको डिटेल में बता रहे हैं, हर एक चीज बेटा आपको, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर बिना एनसीईआरटी हो, बहुत अच्छे से आपको चीजें कवर करा रहे हैं। तो आप नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत है तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और वहां आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि जब हम बात करें तो हमने कहा था जो अभिकारक होती है, जो अभिकारक होते हैं, उनकी जो सांद्रता की पावर होती है, पावर को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब चूंकि यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है, तो इसका मतलब सांद्रता जो टर्म्स होगी उसकी पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि सांद्रता की जो घात है उसी को तो कोटि कहते हैं।
तो घात कितनी होनी चाहिए 1, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है। बहुत अच्छा, तो मैं कह सकता हूं कि अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आप देख सकते हो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के, घातांक कह दो या घात कह दो, एक ही बात है, प्रथम घातांक के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। राइट, बात समझ में आ गई कि डेफिनेशन बहुत आसान है कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होगी, अभिक्रिया कोटि कहलाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया जब हम बात करें तो मैं डिस्कस करूंगा बार बार शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को रिलेट करूंगा जब ग्राफ बनाएंगे तब भी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या था कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। कोटि शून्य है ना, तो घात भी शून्य होगी ना भाई, तो शून्य घातांक के समानुपाती होता है, उसको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कह रहे थे। मान लेंगे, मानो निम्न अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, निम्न अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, मान लेते हैं बेटा कि जो हमारा ए है, ए से उत्पाद बन रहा है और ये रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तब मैं कह सकता हूं जो वेग होगा, वेग वो बराबर होगा बेटा, सॉरी समानुपाती होगा, वेग किसके समानुपाती होगा बेटा, सॉरी जो वेग है वो समानुपाती होगा ए की सांद्रता की पावर 1 के। समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो वेग बराबर के एक कांस्टेंट आ जाएगा ए की पावर 1 को लिखो या ना लिखो मर्जी की बात है आपकी। जहां हमारे पास, जहां बेटा के हमारा क्या होता है, के हमारा वेग स्थिरांक या फिर विशिष्ट वेग स्थिरांक बोल सकते हो, विशिष्ट वेग स्थिरांक, या मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, विशिष्ट वेग स्थिरांक, विशिष्ट वेग स्थिरांक। यहां तक बात समझ में आती है बेटा। अब आप जानते हो जो वेग है वो सांद्रता की समानुपाती होता है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह रहा हूं, यहां मैं ले रहा हूं वेग और यहां ले रहा हूं मैं सांद्रता। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए वेग और सांद्रता के बीच, तो आप देख रहे होंगे कि वेग सांद्रता के क्या है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं अभिक्रिया का वेग को बढ़ाऊंगा तो सांद्रता बढ़ेगा, अगर वेग को सॉरी अगर सांद्रता को 2 गुना बढ़ा दी जाए तो वेग भी 2 गुना बढ़ेगा, और अगर सांद्रता को 4 गुना बढ़ा दूं तो वेग भी 4 गुना बढ़ेगा। मतलब जितनी मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा वेग उतना ही बढ़ेगा। तो समानुपाती हो गया, नहीं हो गया भाई, जितनी आप सांद्रता बढ़ा रहे हो वेग भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका मतलब सांद्रता और वेग चूंकि समानुपाती है तो एक सरल रेखा आ जाएगी हमारे पास। ग्राफ क्या आएगा बेटा, एक सरल रेखा, सरल रेखा आ जाएगी इस तरह की। वेग और सांद्रता के बीच जब ग्राफ है तो क्या आने वाला है, सरल रेखा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर ग्राफ यहीं से क्यों चला, क्योंकि इसका बेटा हमारे पास स्लोप जो होने वाला है, ढाल जो होने वाला है, ढाल वो के बराबर होगा। इसका ढाल किसके बराबर होने वाला है बेटा, के बराबर होने वाला है। समीकरण जब हम बनाते हैं, मान लीजिए वेग है मेरे पास आर मान लेता हूं, तो आर बराबर के ए की पावर या ए, तो समीकरण जब बनाते हैं वो सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी हमारा क्या होता है, अंतःखंड। सी क्या होता है बेटा, अंतःखंड। अब यहां पर अगर मैं कहूं तो सी की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि ये तो मेरा m हो गया बेटा, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो c की वैल्यू कितनी है, अगर मैं +0 लिखूं तब कोई फर्क तो पड़ने वाला है। c कितना है, 0, तो अंतःखंड 0 है। जब अंतःखंड 0 होता है तो ग्राफ मूल बिंदु से होके जाता है, ये मूल बिंदु है। ग्राफ कहां से होके जाता है बेटा, मूल बिंदु से होके जाता है, इसलिए ग्राफ यहां से जाएगा। और सरल रेखा क्यों जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सांद्रता बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। अच्छा, ये आपको पता चलेगा। ढाल के क्यों आया, क्योंकि बेटा ये जो m होता है वो ढाल होता है, तो जो वेरिएबल x है, x की वेरिएबल की जो मल्टीप्लाई में होता है वही हमारा क्या होता है, ढाल होता है। तो x सांद्रता a है ना बेटा,
ए की मल्टीप्लाई में कौन है, के, तो के हमारा क्या होगा, ढाल होगा, स्लोप होगा। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, हम ग्राफ को एक साथ इकट्ठा भी करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर वेग और सांद्रता के बीच हम ग्राफ बनाए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो एक क्या आता है, समानुपाती आता है। जबकि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, मैं कह रहा था शून्य कोटि की अभिक्रिया को बार बार डिस्कस करूंगा, जब मैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करता हूं तो वेग हमारा क्या था बेटा, समानुपाती होता है ए की पावर 0 के, और अगर किसी की पावर 0 है तो वेग उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूं जो वेग है वो सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता तो सांद्रता के पैरेलल क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, सांद्रता के पैरेलल क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया ग्राफ और ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ है। ग्राफ सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ग्राफ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। अच्छा आगे चले बेटा, आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, कि हमारे यहाँ पर वेग स्थिरांक हो गया, बहुत अच्छे, सब कुछ ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, चलते हैं। तो हम बात करें बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण की, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, बेटा आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। समाकलित वेग समीकरण को देखते हैं अच्छे से। मान लेंगे बेटा, माना जैसे वहां मान लेते हैं ऐसे यहां मानेंगे, माना निम्न अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, निम्न अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। देखते हैं बेटा, हमने कहा जो ए है, ए से हमारा उत्पाद बन रहा है ये, तो जो वेग होगा बेटा, वेग वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वेग बराबर होगा के, वेग बराबर होगा के ए की पावर 1, यही था ना वेग, जल्दी बताओ, निकाला है ना अभी। अच्छा वेग अगर हम बताएं ए का वेग, तो आपको पता ही है ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी कि माइनस डी ए अपॉन डी टी। माइनस क्या है, क्योंकि ए की सांद्रता कंटिन्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, घटेगी, ए की सांद्रता घटेगी, इसलिए मैं बोल सकता हूं ए का वेग क्या होगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर होगा के ए के। ए क्या है बेटा, प्रारंभिक सांद्रता, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ए से हमारा अगर उत्पाद P बन रहा है मान लीजिए, तो T बराबर 0 पर ए की सांद्रता ए नॉट है, P 0 बनेगा, लेकिन जब T बराबर T हो जाएगा तो ए की सांद्रता कितनी हो जाएगी, ए की सांद्रता कितनी हो जाएगी बेटा, ए। अच्छा ये प्रोडक्शन भी कितना बचेगा, जितनी यहां से घटेगा, तो मान लीजिए ए नॉट में से x घट गया, जिसे मैं ए नॉट को ए के बराबर मानूंगा, तो ये कितना बनेगा, x बन जाएगा। मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता में से कितनी मात्रा घट गई, ए की x मात्रा घट गई, तो वो कितना बना होगा, उत्पाद x बना होगा। अब ये जो ए नॉट माइनस ए है, ये बची हुई सांद्रता है, बची हुई सांद्रता को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, तो ये जो ए है वो हमारे पास क्या है, बची हुई सांद्रता है। अच्छा तो मैं बोल सकता हूं माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर होगा के ए के। बोलो ये बात समझ में आती है। अच्छा हमारे पास जो डीए है वो वेरिएबल है, वो हमारा डीए जो होता है वो सांद्रता में परिवर्तन है, तो दोनों को एक फंक्शन को एक साथ लाते हैं, तो ए को इधर लेता हूं, dt को उधर ले जाता हूं, ए को इधर dt को उधर, तो मैं कह सकता हूं माइनस डी ए अपॉन ए बराबर होगा के dt के। समीकरण इसे कह दिया हमने एक, इसे समीकरण में क्या कह दिया, एक बेटा। अब मैं समीकरण एक का दोनों ओर का समाकलन करूंगा। समाकलन मतलब हम किसी भी टाइम पे सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे कि किसी भी समय पर सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, मतलब 10 मिनट बाद ए की सांद्रता, ए का वेग क्या रहा होगा, 15 मिनट बाद ए का वेग क्या रहा होगा, तो किसी भी समय पर हम ए की सांद्रता चेक करने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण एक का दोनों ओर का समाकलन करने पर जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ए डी ए, 1 अपॉन ए डी ए बराबर
कांस्टेंट आपको बताइए समाकलन से बाहर आ जाता है तो इसमें लिख सकता हूं के dt। अच्छा, अब यहां पर जो समय में परिवर्तन है वो कहां से कहां है बेटा, 0 से t में ही तो है। जो समय में परिवर्तन हो रहा है dt क्या है, समय में परिवर्तन ही तो है। तो कहां से कहां हो रहा है बेटा, 0 से t पे जा रहा है समय, 0 से t पे। सांद्रता में परिवर्तन डी है, सांद्रता में परिवर्तन कहां से कहां हो रहा है बेटा, a नॉट से a हो रहा है, a नॉट से a। तो जब t बराबर 0 है तो सांद्रता a नॉट है, और जब t हो गया तो सांद्रता हमारी कितनी हो गई, a हो गई। तो a नॉट से हमने सांद्रता कितनी ले ली बेटा, a ले ली। बात समझ में आ गई होगी। अब चूंकि हम जानते हैं बेटा, चूंकि हम जानते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, चूंकि हम जानते हैं 1/x dx का समाकलन होता है log बेस ई एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग भी लिख देते हैं ln x, ln x, ln x, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो log बेस ई एक्स 1/x dx का समाकलन क्या होगा, log बेस ई एक्स। तो ये भी कुछ ऐसा ही है 1/8 dA। तो 1/8 dA का समाकलन क्या होगा बेटा, मैं यहीं पे अगर लिखूं तो log, या चलो आगे लिख देता हूं, ध्यान से देखो बेटा, log बेस ई ए, क्योंकि 1/dx 1/8 dA का समाकलन क्या होने वाला है बेटा, log बेस ई ए। लिमिट लगाओ, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट तो बेटा a थी, लोअर लिमिट a नॉट थी, आप चेक कर सकते हो एक बार और अच्छे से, a नॉट माइनस a नॉट a, ऊपर वाली लिमिट a है, नीचे वाली लिमिट a नॉट है। अच्छा, और dt का समाकलन अगर मैं बात करूं तो मैं dx का जानता हूं, dx का समाकलन कितना होता है, x होता है, इसलिए dt का क्या होगा बेटा, t होगा। तो dt की जगह क्या लिख दूंगा मैं, t लिख दूंगा। तो ये आपको समाकलन पता होना चाहिए। चलिए खैर, तो मैं बोल रहा हूं ये माइनस बाहर है, माइनस बराबर, यहां लिख सकता हूं बेटा माइनस, सॉरी माइनस क्यों आएगा यहाँ पर, के, और t का समाकलन dt का समाकलन t होगा। नीचे वाली लिमिट 0 थी, ऊपर वाली लिमिट t। अब लिमिट भरो, ऊपर वाली लिमिट माइनस, नीचे वाली लिमिट, तो माइनस के log बेस ई, ऊपर वाली लिमिट कितनी है a माइनस log बेस ई, नीचे वाली लिमिट क्या है, a नॉट है, बराबर होगा बेटा किसके, के टी माइनस 0, तो टी आ जाएगा, बस के टी लिख दो इसको बस, और क्या, टी माइनस 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, के टी। इस माइनस को इधर ले जाओ, फिलहाल इस माइनस को इधर ले जाओ बेटा, तो मैं से लिख सकता हूं log बेस ई ए माइनस log बेस ई ए नॉट बराबर माइनस के टी के। बोलो बात समझ में यहां तक, माइनस के log बेस ई ए नॉट को इधर लेके जाओ जब, तो आपको क्या मिलेगा, log बेस ई ए बराबर log बेस ई ए नॉट माइनस के टी, क्योंकि इधर आगे प्लस का हो जाएगा बेटा। इसे समीकरण क्या किया, दो समीकरण। अब ये जो समीकरण 2 है, ये कुछ इस तरह की समीकरण, अगर मैं बताऊं इसे y मान लो, y बराबर, इसे क्या मान लो बेटा, c, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ए नॉट कांस्टेंट था या नहीं था भाई, प्रारंभिक सांद्रता, तो आप जो भी लोगे फिक्स ही लोगे, तो ये कांस्टेंट है, और ये माइनस के टी, तो इसे मैं बोल सकता हूं mx, y बराबर c माइनस mx। इस तरह का ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे, तो मैं यहां ग्राफ प्लॉट करा देता हूं इसको भाई, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर है मेरे पास, y की जगह कौन लिखूंगा मैं, log बेस ई ए, और ये log बेस ई ए क्या है, log की सांद्रता है, log की सांद्रता, log बेस ई ए क्या है, log की सांद्रता। अच्छा, और ग्राफ किसके बीच बना रहे हैं हम, समय के बीच। ग्राफ किसके बीच बना रहे हैं, समय के बीच, क्योंकि समय के साथ ही तो सांद्रता में परिवर्तन आएगा बेटा। यहां पर के कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो समय के साथ ही तो बेटा सांद्रता चेंज होगी, और यहां सांद्रता किस फॉर्म में है, log बेस ई ए। अच्छा, सी हमारा अंत्यखंड है, कहां कटेगा, y एक्स पे कटेगा, कितना है, log बेस ई ए। मान लीजिए यहां पर, यहां कट रहा है बेटा हमारा, तो इस पॉइंट पर जो हमारा यहां से यहां तक वैल्यू है वो कितनी है बेटा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर ही, बस यही लिख देता हूं, वो कितनी वैल्यू हमारे पास, log बेस ई ए नॉट, ये है सी वैल्यू। यहां से यहां तक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, log बेस ई ए नॉट। अब मुझे बताओ स्लोप मेरा कैसा है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो सरल रेखा नीचे को आएगी नहीं आएगी,
ग्राफ समझा रखा है बेटा, चेक कर सकते हो। तो सरल रेखा कहाँ आएगी बेटा, नीचे को आएगी। तो मेरा ये सरल रेखा आ जाएगी, ये सरल रेखा आ जाएगी। दिख रहा है, दिख रहा है। अब मुझे बताओ ढाल, यहाँ का ढाल स्लोप क्या है, स्लोप एम की जगह क्या है बेटा, माइनस एम, माइनस एम। ढाल माइनस एम हुआ करता है, तो यहाँ एम की जगह कौन है, माइनस के। तो ढाल कितना होगा हमारा, माइनस के होगा, माइनस के होगा। तो आपके कुछ याद आ रहा होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पिछले लेक्चर वाली बात। भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ भी तो कुछ ऐसा ही था। पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर मैं वेग समीकरण की बात करूं तो वो कुछ ऐसी थी, ध्यान से देखो। ए बराबर था ए नॉट माइनस के केटी के, ये थी शून्य कोटि की अभिक्रिया की। ये मैंने y माना था, इसे मैंने c माना था, इसे हमारा माइनस mx माना था, ये था। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करने लगो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो यहां सांद्रता आने वाली है बेटा, और यहां मेरा समय आने वाला है। यहां सांद्रता और यहां समय। अब मुझे बताओ स्लोप, यहां से यहां तक अगर मान लीजिए एक्स एक्स पे यहां कट रहा है, वाई एक्स पे यहां इतना कट रहा है वैल्यू, तो ये क्या है, ये ए नॉट ही तो है बेटा। और मेरा ग्राफ कैसा गया था, नीचे को गया था, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना, तो इसलिए सरल रेखा नीचे को आएगी। तो यहां पर अगर आप देखो तो ढाल भी क्या मिलेगा आपको, माइनस के ही मिलेगा। ये रहा माइनस के, मिला है नहीं मिला। तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का दिख रहा है आपको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंदर लोग की सांद्रता आती है, जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंदर सिर्फ सांद्रता आती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अगर ये ग्राफ दे दिया और यहाँ लोग दिख रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली कौन सी कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की। और अगर लोग नहीं है तो फिर कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि की। ग्राफ पहचानना आना चाहिए बेटा। ये प्रथम कोटि के लिए लोग की सांद्रता ग्राफ प्रथम कोटि के लिए, और बेटा अगर सांद्रता और समय के बीच ग्राफ है तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ का ढाल हमारा क्या है, माइनस के बराबर आया। चले आगे बेटा, यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो आपको अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसे समीकरण हमने दो किया था, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ग्राफ हमने बनाने के लिए इसको यूज करा था। अब मैं क्या करूंगा बेटा, log बेस ई को कन्वर्ट करूंगा log बेस 10 में, ई को कन्वर्ट करूंगा log बेस 10 में। और चूंकि log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम गुना करते हैं 2.303 से, 2.303 से। अब 2.303 से जैसे मैंने गुना कर दी तो ये बेस किस में कन्वर्ट हो गया, बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। ई को 10 में कन्वर्ट करने के लिए बस किससे गुना करो, 2.303 से। इसलिए मैं यहां पर गुना कर दूंगा बेटा 2.303 से। अब ये जो बेस ई है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेस 10 में। बेस 10 में इसलिए कन्वर्ट हो गया बेटा, हम बेस 10 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास log बेस ई की वैल्यू नहीं पता होती। कैसे, चलिए मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। खैर हम वापस आ जाएंगे। ये मेरे पास log बेस ई एक्स की पावर, मान लीजिए बेस 10 लेते हैं ना, जिसकी वैल्यू हमें पता होता है। अगर यहाँ log बेस ई 10 है तो हम सब जानते हैं log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, हम सब जानते हैं। आप भी जानते होंगे कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। लेकिन क्या ये बात सही है, अगर बेस ई है तो क्या इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये चेक करते हैं। चलिए अब जब मैं करूंगा तो मुझे log को इधर ले जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 10 की वैल्यू लानी है। और जब log इधर जाता है तो जो बेस होता है उसकी पावर में ये वैल्यू जाती है। तो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, log बेस ई एक्स अपॉन एन, वो बराबर होगा x बराबर e की पावर n के। जब log इधर जाएगा तो जो बेस होगा उसकी पावर में n जाएगा, ये वैल्यू किसकी पावर में चली जाएगी, बेस की पावर में चली जाएगी, बेस की पावर में चली जाएगी। तो log बेस ई एक्स बराबर अगर n के है तो x बराबर किसके होगा, e की पावर n के। तो आप मुझे बताओ यहां पर 10 बराबर किसके आया, e की पावर 1 के। क्या 10 का मान e की पावर 1 के बराबर हो सकता है, तो ये बात तो गलत हो गई या नहीं हो गई, जल्दी बताओ। क्या 10 बराबर हो सकता है e की पावर 1 के, आप कहोगे सर e बराबर 10 रख दो। तो भाई e का मान जब 10 होता ही नहीं, e का मान जब 10 होता ही नहीं,
ई का मान तो 2 और 3 के बीच में आता है, कुछ भी हो सकता है। 2.303 जो रख रहे हैं ना, वो ई की वैल्यू रख रहे हैं, 2 और 3 के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। तो अगर मुझे log बेस 10 log अगर 10 की वैल्यू 1 चाहिए तो बेस 10 रखना पड़ेगा। कैसे log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, कैसे भाई, इसे इधर ले जाओ तो 10 बराबर होगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। यानी कि जो log 10 की वैल्यू 1 है ना, उसका बेस 10 होना चाहिए, तब है 1। आप जानते हो log 100 की वैल्यू 2, लेकिन कब है, जब बेस कितना हो बेटा, 10 हो। तो जब 10 यहां जाएगा तो 100 बराबर होगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 किसके बराबर होती है बेटा, 100 के बराबर होती है। तो ये दोनों बात बिल्कुल राइट है। तो हम जो वैल्यू जानते हैं वो किसकी वैल्यू जानते हैं बेटा, वो वैल्यू हम log बेस 10 की वैल्यू जानते हैं, ई की वैल्यू नहीं जानते। इसलिए ई को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है बेटा, 10 में कन्वर्ट करना होता है। और 10 में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करूंगा, 2.303 से। अच्छा, यहां भी बेटा मुझे ई को 10 में कन्वर्ट करना है तो किससे गुना करनी पड़ेगी, 2.303 से। log बेस 10 ए नॉट माइनस के टी, यहां तो लोग है ही नहीं ना। अब ये जो 2.303 है वो इधर आके डिवाइड में जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा तो इसकी भी डिवाइड में जाएगा, इसकी भी डिवाइड में जाएगा। तो यहां मेरे पास क्या मिलने वाला है, log बेस 10 ए बराबर, ध्यान से देखो बेटा, log बेस 10 ए बराबर, अच्छा 2.303 को जब 2.303 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो मैं से लिखता ही नहीं, लिखता ही नहीं भाई। 2.303 जब इधर जाएगा तो 2.303 से 2.30 खत्म। तो यहां क्या बचेगा, बस log बेस 10 ए नॉट माइनस यहां के अपॉन 2.303 और टी। इसे समीकरण कह दो भाई 3। कितने कह दो, 3। ये जो ग्राफ था हमारा, ये जो ग्राफ था हमारा, मैं यहां इसको अच्छे से दिखा देता हूं। ये जो ग्राफ था हमारा, ये समीकरण 2 का है, समीकरण 2। समीकरण 3 में अगर मैं बात करूं तो अब अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो y होगा ये, c होगा ये, माइनस के एम एक्स, एम इतना हो गया। वेरिएबल कौन है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, ये और यही तो वेरिएबल है। तो समय और सांद्रता के बीच ग्राफ बना रहा हूं, और आपको पता ही है बेटा, क्या पता है आपको, आपको ये पता है कि जब हम सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बना रहे हैं और सांद्रता में log है, तो इसका मतलब वो कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की, सॉरी हाँ प्रथम कोटि की। तो यहां पर हमने देखा y पे हमारा कौन आया बेटा, log बेस 10 ए, log बेस 10 ए, क्लियर है। नीचे हमने क्या ले लिया बेटा, समय, समय टी दिख रहा होगा आई थिंक आपको, समय टी, चलो दिख रहा है, समय टी दिख रहा है। अच्छा, हमने कहा हमारा अंत्यखंड जो है y एक्स पे कटेगा, तो हमने कहा अंत्यखंड इतना कट गया भाई हमारा। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है बेटा, वो आप कह सकते हो, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की वैल्यू आप कह सकते हो बेटा log बेस 10 ए नोट, log बेस 10 ए नोट कह सकते हो। अब स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो इसलिए कैसे जाएगा बेटा, ग्राफ नीचे को आने वाला है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ ऐसा है। ढाल बताओ, ढाल क्या होगा, माइनस एम, माइनस एम कितना है, माइनस के अपॉन 2.303। तो यहां का ढाल कितना होने वाला है बेटा, माइनस के अपॉन 2.303, ढाल ये होगा। तो यही ग्राफ ये है, बस यहां पर हमारे पास log बेस ई है, यहाँ log बेस 10 है। और अगर ई को 10 में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 से, तो 2.303 से डिवाइड कर देना, बाकी सब कुछ सेम। ये ग्राफ हमारा कौन से के लिए है, समीकरण 3 के लिए। तो आप इसके नीचे लिख भी लेना, समीकरण 3 का ग्राफ है, समीकरण 3 का ये ग्राफ है। एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। चले आगे बेटा, अभी तो हमारी बात खत्म कहाँ हुई है, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ये हमने ग्राफ बनाने के लिए है। वापस आते हैं बेटा, हम वापस आते हैं कहां पर, समीकरण 2 पे, वापस आते हैं समीकरण 2 पे।
समीकरण 2 से। एक और बात बता दूं मैं कि हमारे पास बेटा ये जो इक्वेशन है यही है समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, बस इनके अब हम यूज कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्राफ बना रहे हैं इनके लिए, ठीक है। बाकी तो यही हमारे क्या है, समाकलित वेग समीकरण है, पर हम ग्राफ बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ एक और बात, यहाँ इस वैल्यू से हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते क्योंकि मुझे log e का मान नहीं पता होता। तो e का मान पता करने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन उससे पहले एक और ग्राफ पे जाते हैं। पहले हम ये यूज करेंगे फिर वापस इस पाएंगे। चलिए देखते हैं बेटा, अच्छे समझो। समीकरण 2 से log बेस ई ए बराबर log बेस ई ए नॉट माइनस के टी के, माइनस के टी के। अब मैं क्या करूंगा, इसे इधर ले आऊंगा, इसे इधर ले आऊं। तो जब ये इसे इधर लेकर आऊंगा मैं, तो मैं बोल सकता हूं बेटा log बेस ई ए माइनस log बेस ई ए नॉट बराबर माइनस के टी के, माइनस के टी के। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। बेस ई चल रहा है हमारा, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसे log m और इसे log n मान सकता हूं, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं log बेस ई m अपॉन n, m अपॉन n बराबर के टी के, बराबर के टी के। तो ऐसे में एक ग्राफ ये भी ले सकता हूं बेटा, एक ग्राफ ये भी ले सकता हूं यहां पर। वो ग्राफ क्या है, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं पहले। ग्राफ ये भी लिया जा सकता है, इसको अगर मैं y मानूं तो इसको mx, और c हमारा क्या है, 0 है। c हमारा क्या है बेटा, यहाँ 0 है। तो यानी कि मुझे ये तो पता चल गया कि ग्राफ मेरा कहां से जाने वाला है, मूल बिंदु से, क्योंकि अंतःखंड क्या है, 0 है। कैसे जाएगा, जो हमारे पास y है वो समानुपाती है किसके, x के। t है तो वेरिएबल, t के समानुपाती है, तो ग्राफ जाने वाला है ऊपर को। अच्छा, ग्राफ गया ऐसे बेटा, ये रहा ऊपर को जा रहा है ग्राफ, इस तरीके से बेटा। वन मिनट, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। इसको हम स्लोप को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो मैं इसको ऐसे लूंगा, ऐसा ना लेकर हम क्या करेंगे बेटा, वन मिनट रुक जाइए बस। इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, ध्यान से सुनो। इसको मैं क्या करूंगा, केटी को इधर ले जाऊंगा, तो इधर आगे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको इधर ले जाऊंगा तो ये इधर आगे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log बेस ई ए नॉट माइनस log बेस ई ए बराबर होगा केटी के, क्योंकि केटी जब इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। हालांकि मैंने लिखा इधर ही, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इधर आगे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये इधर आगे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब मैं इधर लिखूंगा तो log बेस ई ए नॉट माइनस ए लिखा जाएगा, और वो बराबर किसका आएगा, प्लस केटी के, वही लिखा मैंने। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, फॉर्मूला आपके सामने, ये log बेस ई ए नॉट अपॉन ए बराबर किसका होगा बेटा, केटी के, होगा या नहीं होगा। अब इसे मान लो y बराबर एम एक्स प्लस सी, और यहाँ c कितना है हमारा, 0। अगर मैं 0 लिखूं, तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बेटा, अब अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो अब बहुत आसान है। लो भाई, हालांकि ग्राफ तो वो भी बना सकते थे, लेकिन वो जब नहीं आएगा एग्जाम में तो बनाना है क्यों। चलिए खैर, यहाँ पर y है, और y यहाँ पर कौन होगा हमारा, log। इसे नेचुरल log भी कह सकते हैं बेटा हम, ए नॉट अपॉन ए। ऊपर ए नॉट की सांद्रता मतलब प्रारंभिक सांद्रता, नीचे रिमेनिंग कंसंट्रेशन मतलब बची हुई सांद्रता। किसके हमारे पास टी वेरिएबल है, ग्राफ मुझे तो पता चल गया कि यहां से जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि मेरा अंतःखंड 0 है। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल देखो बेटा, वेरिएबल टी और हमारा कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन, जो लोग की कंसंट्रेशन वो समय के क्या है, समानुपाती है। तो ग्राफ जो आना है वो समय के साथ ही आना है, टी के साथ ही आना है। और कैसा मिलेगा आपको, चूंकि समानुपाती है तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। यहां का अगर ढाल देखा जाए बेटा, यहाँ का ढाल, तो वो किसके बराबर होने वाला है, के बराबर होने वाला है, क्योंकि एम की जगह के ही तो है बेटा। तो ढाल किसके बराबर होने वाला है, के बराबर होने वाला है। तो एक ग्राफ आप ये भी ले सकते हो जो एनसीईआरटी में दे रखा है, आई थिंक इसे आप समीकरण क्या कह दो, 4, समीकरण 4 कह दो बेटा इसे। यहां तक बात समझ में आती है तो बताइए बेटा, परफेक्ट समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। चलिए
इसे कह सकते हैं कि जो ग्राफ है वो समीकरण 4 का है। अब इसी चीज को हमें क्या करूंगा, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा। हम माना जाके यहीं पे कर लेते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट करूं बेटा इसको। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे गुना करूंगा, 2.303 से। ये log बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, a नॉट अपॉन a। चलिए, और बराबर किसको होगा बेटा, kt के। तो अगर मुझे समय निकालना है, t निकालना है, तो t बराबर होगा 2.303, k अपॉन में आ जाएगा तो अपॉन k। क्लियर है, log बेस 10 a अपॉन a नॉट अपॉन a। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला। समीकरण 5, समीकरण 5 भाई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि समीकरण 5 ही हमारा न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला है। यानी कि जो न्यूमेरिकल हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, जो समय पर सांद्रता निकालेंगे, सांद्रता पर समय निकालेंगे, वो उसके लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बाकी ऊपर के कोई भी फॉर्मूले हमें यूज नहीं करने। जहां बेटा जहां टी हमारे पास क्या है, समय है, के हमारे पास क्या है, वेग स्थिरांक है, ए हमारे पास ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है बेटा, और ए क्या है, बची हुई सांद्रता है। टी समय पर बची हुई सांद्रता है। ध्यान से देख लेना बेटा, ए क्या हमारे पास, टी समय पर बची हुई सांद्रता है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता है और ए हमारे पास क्या है, टी समय बाद सांद्रता है। यहां तक बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास समीकरण क्या है, यूज वाली इक्वेशन है जो हमें यूज करनी है। यहां तक आपको अगर डेरिवेशन आ जाए तो यहां तक आप दे सकते हो, ग्राफ आपके सामने है। एक फॉर्म रह गया इसकी चरघातांक के रूप, उसे भी देखते हैं। उसके लिए हमारे पास वापस कहां जाना पड़ेगा, समीकरण 2 पे ही जाना पड़ेगा। यहां आ सकते हैं, इसे समीकरण कुछ मान लो, इसे कुछ मान लो या नहीं, बताओ जल्दी से। चलिए हम समीकरण 2 पे जाएंगे वापस। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वापस जाते हैं बेटा, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 हमारी क्या थी, log बेस ई ए अपॉन log बेस ई ए नॉट माइनस के टी के। ये थी भाई समीकरण। इसको इधर ले आओ बेटा, इसको इधर ले आओ, तो मैं इसे लिख सकता हूं log बेस ई ए माइनस log बेस ई ए नॉट बराबर माइनस के टी के। राइट, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, log ए अपॉन ए नॉट, यानी कि log m अपॉन n को मैं लिख सकता हूं log m माइनस log n। तो log m माइनस log n को मैं क्या लिख सकता हूं, log m अपॉन n बराबर किसके होगा बेटा, माइनस के टी के। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये log इधर जाएगा तो ये जो हमारी चीज होती है ये बेस की पावर में चली जाती है। तो इसको बेस की पावर में पहुंचाओ तो यहां मिलेगा मुझे a अपॉन ए नॉट बराबर e की पावर माइनस के टी के। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं a बराबर क्या होगा, ए नॉट e की पावर माइनस के टी के। ये हमारे पास समीकरण क्या है, 6। तो समीकरण 6 प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की चरघातांकी समीकरण कहलाती है। और ये इक्वेशन भी बेटा हमारा जेईई मेंस में भी आ चुकी है, नीट में भी आ चुकी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी चरघातांकी इक्वेशन। यहां पर अगर बात करें कि सांद्रता, देखो यहाँ लोग नहीं मिलेगा आपको क्योंकि चरघातांकी रूप है तो लोग तो खत्म होना ही है। यहां पर अगर बात करें सांद्रता और समय के बीच ग्राफ की, समय के बीच ग्राफ मतलब टी, तो यहां पर ग्राफ क्या आएगा हमारा, एक वक्र टाइप आएगा, जैसे हमने पढ़ा था व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। जैसे हमने किसका ग्राफ पढ़ा था बेटा, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ। क्योंकि समय के साथ सांद्रता यहाँ पर डिक्रीज होगी, और ये आप जानते भी हो बहुत अच्छे से, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी, और सांद्रता घटेगी तो फिर वेग भी घटेगा। तो समय के साथ वेग धीरे धीरे घटने वाला है, तो समय के साथ सांद्रता घटेगी, समय के साथ
सांद्रता घटेगी तो ये चरघातांक की फॉर्म में हमारा ग्राफ आ जाएगा। यहाँ का अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो चरघातांक की कभी ग्राफ आपके सामने है। क्लियर है बात? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं समीकरण 5 को, इसकी एक और इक्वेशन बना लेते हैं बेटा। हाँ, बहुत सारी इक्वेशन बनती है, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इस बात को ताकि आपको अच्छे से और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। इंपोर्टेंट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्राफ भी है और ये इक्वेशन भी बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में और कैसे यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। चलिए बेटा, समीकरण 5 से, ये तो चाहे आप नोट में लिख लो, नोट में लिख लेते हैं, नोट NOT नोट। समीकरण 5 से बेटा, समीकरण 5 क्या थी हमारे पास? t बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 a नॉट अपॉन a, ये थी बेटा। अब मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर a से हमारा उत्पाद बन रहा है p, हमने कहा अगर t बराबर पर प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, स्मॉल a मान सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी तो a नॉट ही मानती है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा हम क्या मान के चलते हैं? स्मॉल a मान के चलते हैं। तो बहुत सारी बुकों में स्मॉल a भी दे रखा है। तो अगर हम कहें t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है तो ये कितना बनेगा? 0। लेकिन जब समय t हो गया तो t समय पर a में से क्या घटा? x, तो ये कितना बना? x। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो a है उसकी जगह मैं क्या रखने वाला हूँ? a माइनस x। और जो हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता a नॉट है उसकी जगह मैं क्या रखूंगा? a। तो ध्यान रखना बेटा, मैं रख सकता हूं t बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह हम इसको भी यूज करेंगे। तो अब मैंने आपको समाकलित वेग समीकरण के बहुत सारे फॉर्म बता दिए, उसको अब रिपीट भी कर लेते हैं अच्छे से। शुरुआत करते हैं। हमने क्या मान लिया कि एक अभिक्रिया हमारे पास प्रथम कोटि की है, तो हमने वेग लिखा माइनस डी अपॉन डी टी बराबर के। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ए को अपॉन में लेके गया तो माइनस डी अपॉन ए बराबर के डी टी के, इसे समीकरण 1 मान। इसका समाकलन करा, समाकलन हमने कहा सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो ए नोट से ए हो रहा है, समय में 0 से टी हो रहा है। 1 अपॉन ए डी ए का जो समाकलन होता है वो log ए होगा। आगे चल लेते हैं, वो log ए होगा बेटा, और डी टी का समाकलन टी होगा। तो log लिमिट लगाऊंगा, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो log बेस ई ए माइनस log बेस ई ए। dt का समाकलन t होगा तो ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली, यानी कि t माइनस 0 तो t आ जाएगा kt। माइनस में इधर ले गया, माइनस इधर लिया k के साथ, तो माइनस के kt हो गया, log बेस ई ए माइनस log बेस ई ए नॉट बराबर kt। ये हमारे पास समाकलित समीकरण हो गई, नो डाउट। हम बोल सकते हैं कि जो समीकरण 2 है वो हमारी क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। लेकिन इस समीकरण से हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि मुझे ई का मान नहीं पता होता, इसलिए ई को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 10 में। लेकिन इसके लिए हमने पहले एक ग्राफ बनाया, हमारा ये ग्राफ आ गया, आपको बहुत अच्छे समझा भी दिया। फिर मैंने इसको कन्वर्ट करा बेटा, बेस ई को बेस 10 में, तो 2.303 से गुना करी क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। मैंने 2.3 से डिवाइड करा तो log बेस ए 10 माइनस log बेस ई log बेस 10 ए नॉट माइनस के अपॉन 2.303 अपॉन टी। इसके लिए भी अगर आप प्लॉट करो तो सेम आया, बस यहाँ स्लोप के था, यहाँ माइनस के अपॉन 2.303 जब बेस 10 में कन्वर्ट करा। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात आपको। फिर हम वापस आए बेटा इसी पे, समीकरण 2 पे। समीकरण 2 हमने देखा, और समीकरण 2 देखने के लिए मैंने इसको इधर लिया, केटी को उधर ले गया, तो हमारे पास जो केटी है जब इधर आई तो पॉजिटिव हो गया, ये इधर गया तो नेगेटिव हो गया। अब ये मैंने क्या करा, ये फॉर्मूला लगा दिया, log ए नॉट अपॉन ए बराबर केटी। इसके लिए भी एक ग्राफ बनाया, तो इसके लिए भी ग्राफ log ए नॉट अपॉन ए बराबर आया, समय टी के बीच ग्राफ एक बिल्कुल सीधी लेकर आई, ये भी ग्राफ बनाया। अब मैंने इसी ई को कन्वर्ट कर लिया बेस 10 में, तो 10 में कन्वर्ट कर लिया, 2.303 से गुना करी तो log ए नॉट अपॉन ए बराबर के टी के। अब के टी का मान निकाल लिया, के को इसके अपॉन में भेज दिया, तो ये इक्वेशन आ गया। और यही इक्वेशन वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। समीकरण 5 बहुत बढ़िया, ये मैंने बता दिया कौन सी चीज क्या है। टी समय है, के वेग स्थिरांक है, ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता, एक टी समय बाद बची हुई सांद्रता है। फिर हम आगे चले बेटा, आगे चलने के बाद हमने कहा समीकरण 2 से, समीकरण 2 पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, हालांकि वहां खत्म हो गया हमारा, लेकिन एक और एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि जेईई में से पूछा गया था ग्राफ, है ना,
तो इसलिए हमने ये देखा एक्सपोनेंशियल ग्राफ के log बेस ई ए बराबर होगा माइनस log बेस ई ए नॉट माइनस के टी के। इसको इधर ले आया मैं और माइनस के टी, तो यही फॉर्मूला लगा log m अपॉन n वाला, तो log ए नॉट ए अपॉन ए नॉट बराबर माइनस के टी। ये इधर ले गया तो e की पावर माइनस के टी हो गया a अपॉन ए नॉट, तो a बराबर क्या मिला मुझे ए नॉट e की पावर माइनस के टी के। आप समझदार हो कि a हमारे पास बची हुई सांद्रता, ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता, के वेग स्थिरांक और टी समय, तो t और हमारे पास a की भी जब अपने ग्राफ आया तो ये इस तरीके से ग्राफ आया जैसे व्युत्क्रमानुपातिक आया, तो समय के साथ हमारे पास सांद्रता घटेगी। मैं बोल सकता हूँ समीकरण से प्रथम कोटि की अभिक्रिया की चरघातांकी समीकरण कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर हमने नोट लिया क्योंकि हमें क्या करना होता है बेटा, हमें जब वैल्यू पुट करनी होती है तो इस समीकरण का भी यूज करना होता है। वो एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज थी, ये हमारे पास यूपी बोर्ड वाली लैंग्वेज है। तो इसको देखते हैं। तो हमने कहा भाई जब प्रारंभिक सांद्रता अगर स्मॉल ए है तो ए में से एक्स गया, तो टी से बाद ए माइनस एक्स बची, ये एक्स बन जाएगा। तो ए नॉट तो ए हो गया और ए मेरा क्या हो गया ए माइनस एक्स, तो जहां ए नॉट था वहां ए रख दे, जहां ए था वहां ए माइनस एक्स रख दिया। ये क्वेश्चन आ गया। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलें बेटा आगे, बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं गैसीय अवस्था में। अगर गैसीय अवस्था में अभिक्रिया है, गैसीय अवस्था में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण चेक करो बेटा। अगर ये गैस अवस्था में, चूंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो हम इसे भी नहीं छोड़ सकते बेटा। अगर ये गैस अवस्था में कोई अभिक्रिया मान लेंगे, माना निम्न अभिक्रिया, निम्न अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, मान लेंगे हम निम्न अभिक्रिया हमारे पास कौन सी कोटि की बेटा, प्रथम कोटि की। जो ए है वो गैस है और ए से हमारा उत्पाद बी गैस बन रहा है, सी गैस बन रहा है, कुछ इस तरह की चीजें बन रही है। क्लियर है बात। तो तब इस अगर गैसीय अभिक्रिया है तब हमारे पास इसके लिए जो वेग स्थिरांक है, जो समय का ग्राफ होगा, समय के साथ सांद्रता का ग्राफ, वो होगा, ग्राफ कह रहा हूं सॉरी, फॉर्मूला वो होगा टी बराबर 2.303 अपॉन के। बस चूंकि आप जानते हो गैस दाब लगाती है, गैस की सांद्रता नहीं होती, तो गैस की जो हम सांद्रता ले रहे थे वो सांद्रता की जगह क्या आ जाएगा, गैस का दाब आ जाएगा। तो log बेस ई, ए की जगह 10 आएगा, तो 2.303 अपॉन के log बेस 10। दाब, प्रारंभिक दाब क्या मान के चल रहा हूं मैं, पीआई मान के चल रहा हूं, तो पीआई और मेरे पास यहां पर क्या आएगा, ए का दाब। तो ये समीकरण आ जाएगी टी बराबर हमारे पास क्या आएगा 2.303 अपॉन के log बेस 10 पीआई अपॉन पीएम। जो ए का दाब होगा वो होगा बेटा 2 पीआई माइनस पीटी। पीटी हमारा टोटल वाष्प दाब है, सॉरी टोटल दाब है। तो अब मैं अगर पीए की जगह ये रखूं तो मेरे पास जो समय आएगा टी आएगा वो आएगा 2.303 अपॉन के log बेस 10 पीआई अपॉन 2 पीआई माइनस पीटी। ये तो ये दोनों समीकरण भी आपको पता होना चाहिए। दोनों समीकरण किसके लिए बेटा, जब अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो, जहां आप बोल सकते हो जो पीआई है वो प्रारंभिक दाब है, गैस का प्रारंभिक दाब, और जो पीटी है कुल दाब है। बाकी टी आपको समय और के वेग स्थिरांक है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण के बारे में। तो चलिए देखते हैं बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। पहला उदाहरण देखते हैं। जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है उसका अपघटन भी क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मतलब मेरे पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ध्यान से देखना बेटा, N2O5 है, इसको हीट करो, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। जब अपघटन होगा तो N2O5 बनाएगा, साथ में O2 बाहर जाएगी, राइट। तो 2 दूनी 4, 2 से गुना यहाँ कर दो, 4 दूनी 8 और 2 10। तो इसका अपघटन कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी कि जो वेग होगा ना, वेग वो बराबर होगा के N2 की पावर 1, क्योंकि ऑर्डर तो फर्स्ट ही आने वाला है, कोटि तो फर्स्ट ही आने वाली है, तो इसका वेग ये हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए।
दूसरा एथीन का हाइड्रोजनन यानी कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण। जो एथीन है, एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी जब हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो ये एथेन बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें जो वेग होगा वो मैं लिख सकता हूं वेग बराबर के CH2 डबल बॉन्ड CH2 की पावर 1। 1 ही आने वाला है भाई, 1 ही आने वाला है, इसमें टेंशन ना लो बिल्कुल भी, 1 ही आने वाला है। जितने भी अस्थायी नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि मैं कहूं जितने भी जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है वो सब उनका जो डीके होता है, उनका जो क्षय होता है वो भी क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो मैं कह सकता हूं अस्थायी नाभिकियों के सभी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम नाभिकीय क्षय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, मेरे पास होता है रेडियम, इसका एटॉमिक नंबर 88, बाहर होगा 226, इसको बोलते हैं रेडियम। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जब इसका डीके होगा, जब ये डीके होगा मतलब जिसका क्षय होगा तो ये कन्वर्ट होगा रेडोन में। रेडोन होता है बेटा Rn, रेडोन का एटॉमिक नंबर 86, परमाणु भार 222, ये रेडोन है। और साथ में हमें देगा 2He4 हीलियम, 2He4 हीलियम। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका वेग लिख सकता हूं मैं, वेग यहां लिख रहा हूं बेटा। तो जो वेग होगा वो वेग बराबर होगा के रेडोन की पावर 1, रेडोन की पावर 1। इस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा ये रफ हो गया क्या, कोई बात नहीं, इस तरीके से आप अच्छे से देख सकते हो। चले आगे बेटा, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 4 देखो बेटा, एग्जाम्पल 4 हमारे पास हाइड्रोजन प्रोक्साइड का जो अपघटन होता है वो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का अपघटन। अगर हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अपघटन की मैं बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, और जब इसका अपघटन हो रहा है तो ये कन्वर्ट होगा H2O में और साथ में देगा ऑक्सीजन, बैलेंस के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर। तो जहां पर जो वेग आने वाला है, वेग वो बराबर होगा के H2O2 की पावर 1, दो नहीं आएगी, पावर कितने आने वाली है 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल 5 दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इनको हम आभासी एक अणु अभिक्रिया भी बोलते हैं। वहां भी आप देखोगे आभासी एक अणु अभिक्रिया है ना, वहां भी देखने वाले हो। तो जो एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल सॉरी CH3COO2H5। इसका जल अपघटन करो अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, तो ये कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड। ऑर्गेनिक में सीख जाओगे, डोंट वरी, रिएक्शन की टेंशन मत लेना। अभी तो फिलहाल हम बात करें कि कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके बाद। तो यहां पर जो वेग होगा, वेग वो हमारे पास बराबर होगा के CH3 COO2H5 की पावर 1 के। और अभिक्रिया का वेग H2O की सांद्रता पे निर्भर नहीं करेगा, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल आपको बताना चाहिए अभिक्रिया का वेग H2O की सांद्रता पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए पावर 0 है। एथिल एसीटेट की सांद्रता पे डिपेंड करेगा, इसलिए पावर 1 है। तो ओवरऑल हमारे पास ऑर्डर 1 आ गया। तो मैं कह सकते हैं अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 1 होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसे ही सुक्रोज का जल अपघटन भी हमारे पास क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सुक्रोज होता है फॉर्मूला C12H22O11। अगर इसका मैं जल अपघटन कराऊं अम्लीय माध्यम में तो यहां मुझे देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। फॉर्मूला सेम है लेकिन हमारे पास नाम अलग अलग है। इसे हम ग्लूकोज बोलते हैं बेटा और इसे हम फ्रक्टोज। डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, पढ़ेंगे हम जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे होंगे, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वो जल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा, अभिक्रिया का वेग केवल किसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगा, सुक्रोज की। और सुक्रोज की पावर कितने जाने वाली है, 1 जाने वाली है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात अच्छे से आपको। आगे चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक, इसको अगर आप देखो तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो समय इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स होता है। दूसरा बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये तो आप 2026 लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है जिसे हम T हाफ बोलते हैं
वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल निर्भर कर रहा था, शून्य कोटि का निर्भर करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पर प्रथम का निर्भर नहीं करता, क्योंकि मैंने लिखवाया था बेटा टी हाफ जो होता है वो समानुपाती होता है ए की पावर 1 माइनस एन के। एन हमारे पास कोटि है और चूंकि प्रथम कोटि है तो एन की वैल्यू 1, तो टी हाफ आ जाएगा ए की पावर 1 माइनस 1 मतलब ए की पावर 0, ए की पावर 0। बोलो, तो आपको साफ साफ दिख गया होगा कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका मान, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है उसका मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ए प्रारंभिक सांद्रता तो है बेटा, ए क्या है हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता। तो मैं कह सकता हूं ये बात तो मैं यही लिख देता हूं, वहां लिखने की क्या जरूरत है मुझे। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल है उसका मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो मैं कह सकता हूं जो टी हाफ है वो समानुपाती होता है ए की पावर 1 माइनस एन के, और चूंकि एन बराबर 1 है, प्रथम कोटि की है, तो टी हाफ समानुपाती होगा ए की पावर 0। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये रिलेशन दे देगा और कहेगा बताओ कौन से कोटि का रिलेशन है, आपको बताना चाहिए प्रथम कोटि का। और अगर एनसीईआरटी बेस पे देता है तो टी हाफ समानुपाती होगा ए नॉट की पावर 0। फिर ऐसे देख, रिलेशन भी पता हो बेटा, ये रिलेशन भी आपको पता हो कि जो टी हाफ है वो ए की पावर 0 किसके लिए होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। और अगर टी हाफ ए की पावर 1 दे रखा है तो 1 दे रखा है तो बेटा इसका मतलब वो कौन सी कोटि है, हाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। और अगर टी हाफ 1 अपॉन ए दे रखा है तो द्वितीय कोटि की। आप रख सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो, फॉर्मूला बता रखा है तो ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अनंत होता है, यानी कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती, जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट हो सकती है, बट प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होती। उसे कंप्लीट होने में समय कितना लग जाता है, अनंत लग जाता है। कैसे कैसे भाई, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, मैं यहां बता देता हूं, यहां मेरे पास जगह भी है। कैसे, मान लीजिए मेरे पास ये ए अभिक्रिया, ए से उत्पाद बन रहा है कुछ भी। अब मान लीजिए समझो पी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है बेटा, ए से पी बन रहा है। इसको समझो, इसको समझो बेटा, ए से हमारा पी बन रहा है। अब मैंने कहा जब टी बराबर 0 है तो प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए 0। जब टी बराबर टी समय हुआ तो ए में से एक्स घट गया और ये एक्स बन गया, लेकिन ये तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो कि पूरा का पूरा ए कन्वर्ट हो गया पी में, तो यहाँ 0 बचा होगा और यहाँ ये ए हो गया होगा, क्योंकि सारा का सारा ए किस में कन्वर्ट हो गया, पी में कन्वर्ट हो गया। तो वो समय निकालना है, तो आपने अभी एक वेग स्थिरांक का फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, अगर आपने ध्यान दिया है तो पढ़ा है ना। समय निकालना है तो टी बराबर, पढ़ा है भाई आपने, टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए नॉट अपॉन ए। बोलो भाई जल्दी से। अब मुझे बताओ ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए है, तो मैं यहां लिख सकता हूं टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10, प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए है और बची सांद्रता कितनी है बेटा, 0 है। प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट कितना है, ए है, और हमारे पास बची सांद्रता कितनी है, 0। तो ए नॉट अपॉन 0, 0 को डिवाइड करो भाई, 0 से डिवाइड करो किसी को भी तो अनंत मान आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू। तो ये इनफाइनाइट, लोग इनफाइनाइट की वैल्यू भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की गुना इनफाइनाइट में करोगे तो भी इनफाइनाइट, तो टी क्या आ जाएगा हमारा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो लगा समय है वो क्या होने वाला है, अनंत होने वाला है। किस फॉर्मूले से चेक कर सकते हो भाई, टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स कह दो, या फिर ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट हमारा स्मॉल ए है और ए हमारा क्या है, 0 है। तो अगर 0 हुआ तो ये इनफाइनाइट आ गया, ये इनफाइनाइट आ गया तो ये भी इनफाइनाइट हो गया, तो टी भी हमारा इनफाइनाइट। चले आगे बेटा, बहुत। अब बात करते हैं हम प्रथम कोटि की, हाँ सॉरी चौथा पॉइंट। अब देख सकते हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करते हैं। अगर हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो वो इस समीकरण का पालन करेगी, तो टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, या फिर मैं और करके ये भी लिख सकता हूं, तो टी बराबर 2.303 अपॉन के
log base 10 स्मॉल a अपॉन स्मॉल a माइनस x, इस समीकरण का पालन करेगी। तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये समीकरण कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की। बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। तो हम बात कर रहे थे बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि अभी हमने देखा है बेटा हाफ लाइफ क्या होती है कि वो समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूं अगर मेरे पास t बराबर हो गया t हाफ, तो फिर इसका मतलब जो मेरे पास बेटा a होगा वो a नॉट बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि कितनी सांद्रता बचेगी बेटा, a नॉट बाई 2 बचेगी, नहीं बचेगी। अगर मेरे पास a से p बन रहा है, समझो बात को, तो t बराबर अगर 0 है तो ये हमारा a नॉट रहेगा और ये 0 रहेगा। लेकिन जब t बराबर t हाफ हो जाएगा, अर्धायु काल हो जाएगा, तो अर्धायु काल का मतलब आपको पता है, अर्धायु काल का मतलब क्या होता है बेटा कि वो समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती हो। इसका मतलब आधी सांद्रता का मतलब क्या होगा, a नॉट बाई 2 रह गई होगी, और ये भी कितना बना होगा, a नॉट बाई 2 बना होगा। खैर उससे मतलब नहीं, अभी हमारे पास बची सांद्रता कितनी है, a नॉट बाई 2। मैं बोल सकता हूं a बराबर क्या होगा, a नॉट बाई 2 होगा। तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण से, वेग समीकरण से, और वो वेग समीकरण क्या है बेटा, अभी हमने देखा था वेग समीकरण क्या है कि t बराबर था हमारे पास 2.303 अपॉन क्या बेटा, अपॉन के log बेस 10 a नॉट अपॉन a, यही था या नहीं था। अब t कितना हमारे पास, t हाफ, क्योंकि अर्धायु काल है, तो t हाफ बराबर होगा 2.303 अपॉन के, होगा या नहीं होगा, log बेस 10 a नॉट अपॉन a, कितना है, a है a नॉट बाई 2, a नॉट बाई 2। अब ये बाई 2 कहां जाएगा बेटा, ऊपर, a नॉट से a नॉट खत्म हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि t हाफ बराबर होगा 2.303 अपॉन के log बेस 10 2, log बेस 10 2। और चूंकि आपको पता होना चाहिए log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.3010। ये याद रखना हमेशा बेटा। वैसे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी 0.3010, इसकी जब इसकी गुना करेंगे तो ये भी आपको पता हो, इसकी और इसकी गुना करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 0.693 अपॉन के। तो आप यहां पर देखोगे कि जो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा। बताओ टी हाफ किसके बराबर है, 0.693 अपॉन के। बताओ यहाँ कोई प्रारंभिक सांद्रता है क्या, ए नोट है क्या, नहीं है ना। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर बोल सकता हूं बेटा कि अतः, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये बात मैंने आपको लक्षण में बताया कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आती है, 0.693 अपॉन के। डिपेंड नहीं करता बेटा, डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इसके बीच, तो हम यहां देख सकते हैं बेटा, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम कह रहे हैं भाई जो टी हाफ है, ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ग्राफ की, तो जो हमारे पास टी हाफ है वो बराबर होगा बेटा 0.693 अपॉन के होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। और यहां मैं लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट की पावर 0, ए नॉट की पावर 0। तो अगर आप देखो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमारा ग्राफ है
वो प्रारंभिक सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर आप देखो तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान से सुनो बेटा, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये रहा अर्धायु काल, टी हाफ और सांद्रता के बीच, तो आपको पता होना चाहिए जो अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास अर्धायु काल होगा वो सांद्रता के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। डिपेंड नहीं कर रहा ना अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता कितनी बढ़ाओ कितनी घटाओ इसके हाफ लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी हाफ लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ देख सकते हो, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि टी हाफ क्या है बेटा, हमारे सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने देखा था, शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो टी हाफ है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती था। समानुपाती तो ग्राफ बिल्कुल क्या आ रहा था, एक सीधी लाइन आ रही थी। तो ये टी हाफ और बेटा सांद्रता के बीच जो ग्राफ है, ये जो सीधी लाइन है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, और ये जो डिपेंड नहीं कर रहा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ग्राफ है। तो इस तरीके से बेटा आप ग्राफ देख सकते हो, और ग्राफ हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टी हाफ सांद्रता के बीच का ग्राफ आपके सामने, समझ में आ गया। जो अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के ग्राफ, तो जितने ग्राफ हमने पढ़े वो सब यहां देख लेते हैं। अभिक्रिया के ग्राफ, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहले हमने जो ग्राफ बनाया था, सबसे पहले वो सांद्रता और वेग के बीच बनाया था। तो हमने कहा था जो वेग होता है वो हमारे पास सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, समानुपाती होता है। सांद्रता जितनी ज्यादा बढ़ाओगे वेग उतना बढ़ेगा, सांद्रता जितनी घटाओगे वेग उतना घटेगा। अच्छा, यहाँ पर C 0 है तो अंत्यखंड हमारा, अंत्यखंड 0 है तो ग्राफ कहां से जाएगा, मूल बिंदु से। और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी बेटा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैं यहाँ पर ढाल की बात करूं तो आपको पता ही है कि ढाल हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, के, क्योंकि यहाँ पर वेग है और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, सांद्रता है। ए हमारी क्या है, सांद्रता है। दूसरा ग्राफ हमने देखा था बेटा, दूसरा ग्राफ हमने देखा था जब हमारा फॉर्मूला लाया तो log बेस ई ए नॉट माइनस के टी, ये वाला ग्राफ। तो हमने इसको y माना और इसको हमने बेटा क्या माना, c, और इसे माइनस mx। तो जब मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया तो इसमें भी आपने देखा था बेटा, यहां ग्राफ किस किस के बीच बनेगा, लोग की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ बना वो लोग की सांद्रता और समय के बीच बना, समय मतलब t। और कैसा ग्राफ बना, अंत्यखंड कितना बेटा, लोग बेस ई ए नॉट है, और मैंने कहा कि वो अंत्यखंड इतना है, तो ये अंत्यखंड क्या है बेटा, लोग बेस ई ए नॉट है। क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए हमारा ढाल कहाँ को आएगा, सॉरी सरल रेखा कहाँ को आएगी, नीचे को आएगी, सरल रेखा नीचे को आएगी। तो मैं कह सकता हूं इसका जो ढाल है वो किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। दूसरा ग्राफ हमने ये बात, क्लियर है बात बेटा, देख सकते हो। तीसरा हमने इसी के अंदर क्या करा, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करा। तो तीसरा ग्राफ अगर आप देखो तो हमने कहा लोग बेस 10 बराबर लोग बेस 10 ए नॉट माइनस के अपॉन 2.303 और टी। इसमें अगर देखे आप तो ये मैंने y मान लिया था बेटा, ये c, ये माइनस के mx। और जब इस तरह का ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो तो आप देख सकते हो यहां पर भी बहुत आसान है। कैसे, हमारे पास यहां पर जो है वो लोग की सांद्रता है, लोग बेस 10 ए है, यहां पर हमारे पास क्या बेटा, समय है, समय हमने देखा था t, और हमारे पास जो अंत्यखंड है वो हमारा कितना है, लोग बेस 10 ए नॉट, हमने अंत्यखंड इतना मान लिया। तो ग्राफ स्लोप चूंकि नेगेटिव है इसलिए ग्राफ हमारा कहां को आएगा बेटा, नीचे को आएगा, ये ना। अब इसके ढाल की अगर बात की जाए तो स्लोप हमारा होगा माइनस के अपॉन 2.303, के अपॉन 2.303, के अपॉन 2.303। वैसे ही ग्राफ है जैसा पिछला हमने देखा, लेकिन बस यहाँ का ढाल क्या आया, माइनस के अपॉन 2.303।
ये तीसरा ग्राफ था। अगर मैं चौथे ग्राफ की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ था, आपको पता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में जब हमने कहा था तो a बराबर a नॉट e की पावर माइनस के टी के, तो समय और t के बीच जब मैं यहाँ ग्राफ को प्लॉट करता हूं तो ऐसा मान के चलो कि जो हमारे पास समय है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मानना क्या है तो आपको पता भी है कि जो सांद्रता है a समय के साथ घटेगी। भाई अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होगी, घटेगी। तो समय के बीच अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक्सपोनेंशियली, तो हमने कहा अगर यहाँ पर जो ग्राफ है वो कैसा आएगा बेटा, हमारा एक व्युत्क्रमानुपात इस तरीके से आएगा, एक व्युत्क्रमण डिक्रीज करेगा। पांचवा ग्राफ अभी हमने देखा अर्धायु काल के लिए, टी हाफ के लिए। हमने कहा जो टी हाफ है वो वैल्यू आई हमारे पास 0.693 अपॉन के, मतलब जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो यहाँ का ग्राफ भी आप देख सकते हो। जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो यहाँ टी हाफ अर्धायु काल, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर सांद्रता की जो कि प्रारंभिक सांद्रता है, तो मैं कह सकता हूं जो अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा उसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसके पैरेलल हमने क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी। तो ये सारे हमारे पास ग्राफ है प्रथम कोटि के अभिक्रिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ और रह गया बेटा हमारे पास छठा, एक ग्राफ और रह गया, उसे भी देख लेते हैं। छठा हमने कहा था कि भाई हमारे पास लोग बेस ई ए नॉट अपॉन ए बराबर किसके आया, के टी के। लोग बेस ई ए नॉट अपॉन ए बराबर के टी के। हाँ बहुत सारे ने यहाँ पर रिएक्टेंट ले रखा है, तो एनसीईआरटी में भी रिएक्टेंट अगर देखोगे तो आर नोट अपॉन आर इस तरीके से बराबर के टी के। तो अगर मैं इसको y मानू और इसको मैं मानू एम एक्स और प्लस सी, सी हमारा यहाँ पर क्या है बेटा, 0। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूं तो इसको भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। ये ग्राफ कैसा है बेटा, ये ग्राफ अगर देखो तो यहां मैं रखूंगा लोग बेस ई आर नोट अपॉन आर, लोग बेस ई आर नोट अपॉन आर। इधर क्या रखा जाएगा बेटा, इधर रखा जाएगा समय, क्योंकि हमारा वेरिएबल समय है तो यहाँ पर समय टी रख लिया हमने। और चूंकि स्लोप 0 है तो हमारा ग्राफ कहां से चलेगा, मूल बिंदु से। और कहां को चलेगा, स्लोप पॉजिटिव है इसलिए मूल बिंदु से कहां जाएगा, एक सरल रेखा की ओर, ऐसे बेटा आगे की ओर बढ़ेगा। ये रहा ग्राफ। अगर मैं इसके ढाल की बात करूं तो इसका जो स्लोप आने वाला है वो किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। तो ये सारे ग्राफ है जो आपके सामने। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।